आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस पार्टी के जानिब से वस्तुना मी कोसम कार्यक्रम। केंद्र पर बरसे संजय राउत, बोले आम चुनाव तक ईडी। आम आदमी पार्टी विधायक के घर पहुंची ईडी की टीम, अमानतुल्लाह के घर छापेमारी जारी। बिक सकती है अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल, $80 करोड़ जुटाएगा हिंदुजा ग्रुप। 3 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत से हड़कंप, एक घायल तो 2 अन्य जर्नलिस्ट लापता। अब समाचार विस्तार से। बीदर विद्यानगर कॉलोनी निवासी 72 वर्षीय अदिप्पा वीरप्पा चिद्री नाम का व्यक्ति, जो 7 अक्टूबर को काम के लिए बीदर के गांधीगंज गया था, लापता हो गया है। उन्होंने सफेद फुल शर्ट और सफेद धोती पहन रखी है। गोरा रंग, सामान्य खाद, 5.6 फीट है। वो कन्नड़ और हिंदी बोलता है। अगर किसी को यह गुमशुदा व्यक्ति दिखने पर गांधीगंज पुलिस स्टेशन से संपर्क करे। 08482226233 या 9480803444 या 9480803448 या बीदर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में कांग्रेस पार्टी के समन्वयक डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने वस्तुनाह मी कोसम कार्यक्रम के तहत जहीराबाद मंडल रायपल्ली का दौरा किया। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कांग्रेस पार्टी का ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बात की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद है। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए कैमरामैन नियामतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। కరీంనగర్ సభకు పిలిచినాం. నేను కూడా 14 సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసిన. అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆమెను ఆ సభకు పిలిచినాం. ఆ సభకు పిలిచిన రోజుకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ కావాలని 1200 మంది యువకులు ప్రాణత్యాగం చేశారు. చచ్చిపోయారు యువకులందరూ కూడా. తెలంగాణ కావాలి, తెలంగాణ కావాలి. అది కూడా ఎందుకంటే లెటర్ రాసి పెట్టింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్తున్నారు వీళ్ళు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మన పొలాలకు గోదావరి కృష్ణా నీళ్ళు వస్తాయని చెప్తున్నారు. కానీ ఉద్యోగాలు రాక చాలా రోజుల నుండి చదువుకొని కూడా ఉట్టిగానే ఉంటున్నాం కాబట్టి ఉద్యోగాల గురించి ఆలోచన చేస్తే పిల్లలు ఎందుకు చచ్చిపోయినారు అని అంటే, ఒక ఇంట్లో పేదోళ్ళ ఇంట్లో 2 అన్నదమ్ములు ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తామంటున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటున్నారు ఇంటింటికి. నేను చచ్చిపోతే నా తమ్ముని కన్నా ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పేసి లెటర్ రాసి చచ్చిపోయారు. అట్లా 1200 మంది పిల్లలు చచ్చిపోయారు. చచ్చిపోతే తెలంగాణ। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान के परिसरों पर सोमवार सुबह ईडी की छापेमारी के बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा, विपक्ष के प्रमुख नेताओं पर 2024 यानी कि आम चुनाव तक छापेमारी जारी रहेगी। संजय राउत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 10-12 लोगों के नामों की लिस्ट ईडी के पास है। ईडी के पास अजीत पवार का केस था। संजय राउत बोले कि एकनाथ शिंदे पर ईडी का केस था। कई नेता जेल जाने वाले थे। क्या ईडी उनके पास जा रही है? जो विपक्ष में है उनके पास ईडी, सीबीआई, आईटी जारी रहेगी। ये चलता रहेगा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की शिकंजा कसता ही जा रहा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की टीम विधायक अमानुतुल्लाह के घर पर छापेमारी करने पहुंची। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की शिकंजा सकता ही जा रहा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापेमारी और उनकी गिरफ्तारी के बाद अब ईडी की टीम विधायक अमानुतुल्लाह के घर छापेमारी करने पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने ये रेड पिछले साल अमानुतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले को आधार बनाकर डाली है। दरअसल अमानुतुल्लाह पर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। पिछले साल एसीबी ने अमानत से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में रेड की थी। अमानुतुल्लाह खान दिल्ली के
ओखला से विधायक है। उन्होंने पहली बार 2015 में ओखला विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। उसके बाद साल 2020 में भी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में अमानुतुल्लाह खान दिल्ली में सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले विधायक चुने गए थे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी के बिजनेस का क्राउड रही रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल भी बिकने वाली है। इस कंपनी के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। इसके लिए ग्रुप की योजना $80 करोड़ यानी 6,560 करोड़ रुपए जुटाने की है। हिंदुजा ग्रुप ने यह रकम जुटाने के लिए निजी क्रेडिट फंड्स के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। बता दें कि रिलायंस कैपिटल फिलहाल एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है। हिंदुजा ग्रुप ने कंपनी के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई है, लेकिन अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इससे पहले टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। बता दें कि रिलायंस कैपिटल ने 22,000 करोड़ रुपए के लोन के भुगतान में डिफॉल्ट किया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में उसे डेट रिजोल्यूशन के लिए भेजा गया था। अभी नए अपडेट में रिलायंस कैपिटल की सब्सिडायरी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से 922.58 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड भेजा गया है। सर्विसेज से लेकर केमिकल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में फैला हुआ है। जुलाई में इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी थी कि रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा समूह करीब $1 अरब का फंड जुटा रहे हैं। इस ग्रुप का कारोबार 38 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ढेर किए गए दोनों आतंकियों की पहचान मोरिफत मकबूल और जाजिम फारूक उर्फ अबरार के रूप में हुई। एडीजीपी कश्मीर के मुताबिक आतंकी अबरार कश्मीरी पंडित स्वर्णीय संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। शोपियां के अलशिपोरा इलाके में मुठभेड़ का भी समाचार है। बता दें कि घाटी में लंबे समय से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों के इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की इनपुट मिले हैं, जिसके बाद ही पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्दी के दस्तक देने से पहले लद्दाख में माउंट कून पर हिमस्खलन प्रकोप शुरू हो चुका है। यहां माउंट कून पर हिमस्खलन में फंस जाने से एक भारतीय सैनिक की मौत हो गई है, वहीं 3 लापता बताए जा रहे हैं। लद्दाख में बर्फीली तूफान में 4 सैनिक फंस गए। सेना के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि लद्दाख में बर्फीली तूफान में 4 सैनिक फंस गए। बचाव अभियान के दौरान एक सैनिक का शव बरामद किया गया है। खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच बाकी फंसे हुए सैनिकों की तलाश जारी है। लद्दाख में 40 सैनिकों का एक दल माउंट कून रूटीन ट्रेनिंग के लिए गया था। यह टीम हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल आर्मी एडवेंचर विंग का है। 8 अक्टूबर को ट्रेनिंग के दौरान अप्रत्याशित रूप से यह दल हिमस्खलन की चपेट में आ गया। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में 3 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी के प्रेस फ्रीडम ग्रुप एमएडीए और जेएससी यानी कि जर्नलिस्ट सपोर्ट कमेटी ने पत्रकारों की मौत की जानकारी दी है। मृतक पत्रकारों में इब्राहिम मोहम्मद लफी, एक फोटो जर्नलिस्ट और एक रिपोर्टर मोहम्मद जारगोन शामिल है। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में एक अन्य फ्रीलांस जर्नलिस्ट मोहम्मद अल सलही की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा अलगर चैनल के संवाददाता के भी घायल होने की खबर है। वहीं 2 अन्य पत्रकार लापता बताए जा रहे हैं। बता दें कि हमास ने इजरायल को धमकी देते हुए कहा कि अगर उस पर बिना किसी वार्निंग के हवाई हमला किया गया तो वो इजरायल बंधकों को मौत के घाट उतार देगा। एक तरफ जहां हमास ने इजरायली बंधकों को फांसी पर लटकाने की धमकी दी है, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल ने कहा कि वो सबक सिखाकर ही दम लेगा। इजरायली हवाई हमले में गाजा के एक ही परिवार के 19 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले की भयावहता को याद करते हुए 57 वर्षीय अबू कुता ने कहा कि वो इजरायली सेना की चेतावनी के बाद वो अपने पड़ोस की 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर में अपने रिश्तेदारों के साथ छिपे थे। अबू कुत्ता ने बताया कि इस हवाई हमले में उनकी पत्नी, चचेरे भाई और उनके 5 पड़ोसियों की मृत्यु हो गई। बता दें कि जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल गाजा पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। चरमपंथी समूह हमास ने भी इजरायल को धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ने हवाई हमले जारी रखे तो वो इजरायली बंधकों को मार डालेंगे। हमास की हथियारबंद शाखा एजेदिल अल कासिम ब्रिगेड ने एक बयान जारी कर कहा कि बिना किसी वार्निंग के हमारे लोगों को निशाना बनाने वाले हर हमले का जवाब इजरायली बंधकों में से एक को फांसी देकर किया जाएगा। चरमपंथी समूह हमास ने धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ने हवाई हमले जारी रखे तो वो इजरायली बंधकों को मार डालेगा। हमास की हथियारबंद शाखा एजेंसी अल कासिम ब्रिगेड ने एक बयान जारी कर कहा कि बिना किसी वार्निंग के हमारे लोगों को निशाना बनाने वाले हर हमले का जवाब इजरायली बंधकों में से एक को फांसी देकर किया जाएगा। हमास ने कहा कि हम इजरायल को अब उसी की भाषा में जवाब देंगे जिसे वो समझता है। इस समूह के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कि वो इजरायली बंधकों को अब तक सुरक्षित रख रहे हैं और पूरी तरह से इस्लामिक आदेशों का पालन कर रहे हैं। हमास के हमले के बाद इजरायल लगातार हमले कर रहा है और कह रहा है कि वो पूरी तरह से आतंक का सफाया करके रहेगा। इजरायल को कई देशों ने अपना समर्थन दिया है कि जिसमें अमेरिका भी शामिल है। देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह की हल्की ठंड लोगों को आराम दे रही है, लेकिन इस बीच अब दिल्ली में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो मंगलवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के बाद मौसम करवट लेगा। यहाँ कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस पार्टी के जानिब से वस्तुना मी कोसम कार्यक्रम। केंद्र पर बरसे संजय राउत, बोले आम चुनाव तक ईडी। आम आदमी पार्टी विधायक के घर पहुंची ईडी की टीम,
अमानतुल्लाह के घर छापेमारी जारी। बिक सकती है अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल। $80 करोड़ जुटाएगा हिंदुजा ग्रुप। 3 फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत से है हड़कंप। एक घायल तो 2 अन्य जर्नलिस्ट लापता। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।